चैप्टर 44 में अंदर आ ही गया। प्रतीक ने कपड़े ही ऐसे पहने थे कि कोई भी उसे एक स्टूडेंट नहीं कहने वाला था। उसे बुलाने वाले ने उसे वहां किसी तरह का काम वाला समझ लिया था। प्रतीक ऐसे कपड़े को पहनकर इसलिए ही गया था क्योंकि वह जानता था कि अंदर घुसने का कोई और रास्ता नहीं है। प्रतीक में अपने चेहरे पर एक ऐसा क्रीम लगा रहा था जिससे वो काफी ज्यादा काला नजर आ रहा था। प्रतीक जल्दी से उसके पास जाता है और वो आदमी प्रतीक से कहता है, ये सामान उठाने में हमारी मदद करो। प्रतीक कहता है, बिल्कुल। उसके बाद प्रतीक सामान उठाकर अंदर जाने लगता है, तभी वहां पुलिस उन्हें रोक देता है। प्रतीक जब देखता है तो उसे वहां आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह दोनों कांस्टेबल्स के साथ नजर आते हैं। अंशुमन सिंह कहता है, कौन हो तुम लोग और अंदर क्यों जा रहे हो? वह आदमी सामान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे अंदर ले जाना है। अंशुमन सिंह कहता है, क्या सामान है? वह आदमी कहता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसके बिना शादी हो ही नहीं सकती है। आयुष्मान राणा अंशुमन सिंह से कहता है, क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ रहे हो? चुप रहो अब। आयुष्मान राणा कहता है, पीछे के सारे आदमी तुम्हारे हैं क्या? वह आदमी कहता है, हाँ सर मेरे ही हैं। उस आदमी को क्या पता था कि प्रतीक अंदर खून करने के लिए जा रहा है। उसने ऐसे ही अपना आदमी कह दिया था, ये सोचकर कि वह तो यही काम करने वाला इंसान है। प्रतीक जैसे ही अंदर घुसने वाला होता है तो वहां अंशुमन सिंह उसे रोकने ही वाला ही होता है कि तभी आयुष्मान राणा कहता है, चलो एसपी सर आ गए हैं। अंशुमन सिंह रोकता नहीं है और आयुष्मान राणा के पास एसपी अधिराज माथुर के पास पहुंच जाता है। उन्हें उतरते हुआ देखकर अंशुमन सिंह कहता है, आप यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं क्या? अधिराज माथुर कहता है, मेरे कपड़ों से क्या लगता है तुम्हें? अंशुमन सिंह हंसते हुए कहता है, अंडरकवर भी हो सकते हैं सर। अधिराज माथुर कुछ कहने की वाला होता है कि आयुष्मान राणा कहता है, सर आप इसके बातों पर ध्यान मत दीजिए सर, आप अंदर जाइए। अधिराज माथुर आयुष्मान राणा से कहता है, यहाँ सब कैसा है? कोई सस्पिशियस दिखाई दिया क्या? आयुष्मान राणा कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए सर, यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मर सकता है। अधिराज माथुर कहता है, मुझे तुम दोनों से ऐसी ही उम्मीद है, पूरी तरह से ध्यान रखना। आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह दोनों हाँ करते हैं और एसपी अधिराज माथुर अंदर चला जाता है। उसके बाद आयुष्मान राणा से अंशुमन सिंह कहता है, हमें यहाँ काम पकड़ाकर यह खुद अंदर शादी अटेंड करने गए हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। आयुष्मान राणा कहता है, बकवास बंद करो और काम पर लगो, इससे पहले कि वह सूटकेस के लिए कोई लूपहोल निकालकर अंदर घुस जाए। अंशुमन सिंह कहता है, तुम क्यों इतना सीरियस रहते हो? सीरियस रहने की कौन सी बात है यहाँ की परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आयुष्मान राणा कहता है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी परिंदे नहीं आते, अभी खूनी अपना रास्ता ढूंढते हैं। तभी आयुष्मान राणा के वॉकी टॉकी के ऊपर किसी का मैसेज आता है, सर यहाँ पर मैंने किसी को पकड़ा है जो यहाँ चोरी से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कोई 28 साल के आसपास का आदमी है। आयुष्मान राणा अंशुमन सिंह से कहता है, देखो यहाँ थोड़ा सावधानी रखना, कोई गड़बड़ मत करना। अंशुमन सिंह कहता है, तुम मुझे कोई बच्चा समझते हो क्या जो ये सब इंस्ट्रक्शन देते रहते हो? तुमसे 2 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में आया हूँ मैं। आयुष्मान राणा कहता है, तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा कहना पड़ता है मुझे। अंशुमन सिंह इससे पहले कि कुछ कह पाता आयुष्मान राणा को एक और आवाज सुनाई देती है, जल्दी आइए सर, यह आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जल्दी से आयुष्मान राणा वहां से निकलते हुए कहता है, संभाल लेना यहाँ अंशुमन। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, कभी कभार तो लगता है कि यह मेरा सीनियर है और मैं इसका जूनियर। आयुष्मान राणा जल्दी से वहां पहुंचता है जहां से उसे संदेश मिला था, तो उसे पता चला था कि कोई दीवार को फांदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। आयुष्मान राणा उसे पकड़ते हुए कहता है, तू ही है न सूटकेस किलर? वह आदमी अपने आप के ऊपर से आयुष्मान राणा का हाथ हटाते हुए कहता है, आराम से, मैं कोई किलर नहीं हूँ।
जिसकी शादी यहाँ होने वाली है उसका एक्स बॉयफ्रेंड अद्वैत मिश्रा हूँ। अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो उसके सारे चैट बाहर निकाल दूंगा और फिर उसकी शादी टूट जाएगी। आयुष्मान राणा उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अद्वैत मिश्रा कहता है, पहले ही मैंने उसके होने वाले हस्बैंड को भेजकर टाइम सेट कर दिया है। अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो यहाँ पर कोई भी शादी नहीं होगी। आयुष्मान राणा मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अगर सच में इसने कुछ ऐसा किया तो यहाँ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जिसका फायदा उठाकर किले यहाँ पर जरूर घुस जाएगा। आयुष्मान राणा उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब उसका फैसला खुद एमएलए विश्वास सुराना करता, जिसकी बेटी की जिंदगी अद्वैत मिश्रा बर्बाद करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। इधर अंदर सामान लेकर जाते ही प्रतीक एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, आखिर मैं अंदर आ ही गया हूँ। अब मेरे भाई सात्विक, तुम्हें मिलेगा वह इंसाफ जो कानून तुम्हें नहीं दे पाया। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त प्रतीक एंथनी तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले अद्वैत मिश्रा सर को इंसाफ दिलाना जरूरी है। टू बी कंटिन्यूड। 4500 करोड़। इधर प्रतीक अंदर घुस गया और साथ ही साथ अद्वैत मिश्रा, जिसका इंसाफ करने यहाँ प्रतीक आया था, वह भी अंदर घुस चुके थे। उसे आयुष्मान राणा सीधा लेकर एमएलए विश्वास सुराना के पास जाता है, उन्हें अलग बुलाता है। एमएलए विश्वास सुराना अद्वैत मिश्रा को देखते हुए कहता है, क्या यही है वो जिसने मेरे भांजे की ऐसी हालत की है? विश्वास सुराना की बातों में गुस्सा था, जिसे देखकर आयुष्मान राणा कहता है, ये वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बर्बाद करने आया है यहाँ। विश्वास सुराना कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। इससे पहले ही आयुष्मान राणा कुछ कह पाता, अद्वैत मिश्रा कहता है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम है अद्वैत मिश्रा और मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ, और आपके बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड और उसके चैट को अगर मैं बाहर लेकर आऊँगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही विश्वास सुराना जबरदस्ती की हंसी लाते हुए कहता है, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। अद्वैत मिश्रा कहता है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले ही चैट भेज दिया है, बस एक टाइमर फिट कर दिया है। अगर मैं उसे बार बार अपडेट न भी करूं, फिर भी वो आपके होने वाले दामाद के पास पहुंच जाएगा और शादी हुई भी तो नहीं चलेगी। चैट के अलावा भी मेरे पास कुछ ओएस टाइप की फोटो है, जिसे ऑनलाइन लाइक के लिए टाइमर लगा के आया हूँ। ये सुनते ही विश्वास सुराना के तोते उड़ गए थे। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या चाहिए उसे। वह भी एक बाप था और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। वह अद्वैत मिश्रा को वहां से थोड़ा और साइड के अकेले लेकर जाता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अद्वैत मिश्रा कहता है, सुना है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा काला धन है, तो आप मुझे देने के लिए तैयार हो जाए 100 करोड़ अभी के अभी। ये सुनते ही विश्वास सुराना अद्वैत मिश्रा के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अद्वैत मिश्रा कहता है, आपके पास बस आधा घंटा ही है। आपने जहां अपना काला धन छुपा रखा है वहां पर मेरा भी अकाउंट है, तो आप सीधा ट्रांसफर कीजिए, वरना फिर समाज में आपकी थू थू होगी और आपकी मंत्री की कुर्सी जो शायद आपको मिलने वाली है उसे कैंसल ही समझे। अद्वैत मिश्रा की बात सुनकर विश्वास सुराना का मन तो ऐसा कर रहा था जैसे वह अभी के अभी अद्वैत का खून कर दे, लेकिन वह कर नहीं सकता था। विश्वास सुराना कहता है, मुझे वक्त चाहिए। अद्वैत मिश्रा हंसते हुए कहता है, मैंने आपको आधे घंटे का वक्त दिया ना। अगर आधे घंटे में पैसा नहीं आया या फिर 100 करोड़ के एक भी कम आया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचिए, तब तक मैं आपके खाने को एंजॉय करता हूँ। ये कहकर अद्वैत मिश्रा वहां से चला जाता है। इधर प्रतीक इधर उधर घूमता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी वो लड़की नहीं मिल रही थी जिसके लिए वह आया था। आखिरकार प्रतीक को वह जगह दिखता ही है जहां दुल्हन का कमरा था। वहां बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी और 8 से 10 लोग खड़े थे गन लेकर। प्रतीक मन ही मन कहता है, आखिर मैं अंदर जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कैसे? इन गार्ड्स को अगर कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। इनमें से कोई भाग गया तो प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इन्हें एक पैटर्न के साथ ऐसा हिट करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भाग न सके।
प्रतीक थोड़ा सोचता है और उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर देता है। प्रतीक को एक गार्ड रोकता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ तुम्हारे जैसों का जाना मना है और तुमने अपने चेहरे के ऊपर ये रुमाल क्यों बांधा हुआ है? प्रतीक उसके आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज भारी करते हुए कहता है, कहीं तुम मेरा चेहरा न देख लो इसलिए रुमाल बांधा हुआ है। ये सुनने के बाद सारे गार्ड्स हरकत में आ जाते हैं, लेकिन हरकत में आने में उन्हें जो चंद सेकंड्स लगे थे उसमें ही प्रतीक ने सबके गर्दन के ऊपर मारकर उन्हें बेहोश कर दिया था। किसी को भी इतना भी मौका नहीं मिल पाया था कि वे लोग चिल्लाकर किसी को कुछ भी बता सकें। प्रतीक वहां मौजूद एक खाली कमरे में सबको खींचकर अंदर कर देता है और उसके बाद वह वहां से बाहर निकलते हुए दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। प्रतीक को सीसीटीवी कैमरे की अब कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि वह अब किसी काम का नहीं था। इस बार प्रतीक के कहने पर राधिका ने कुछ ऐसा सिस्टम लगाया था कि कैमरे में प्रतीक दिखने ही नहीं वाला था। वो लाइव कैमरे के हर एक फ्रेम से प्रतीक को हटाए जा रही थी और बाकी के हर एक चीज को दिखाए जा रही थी जिसे प्रतीक ने साफ कर दिया था। जिन गार्ड्स को प्रतीक ने अंदर डाला था वे अभी भी सीसीटीवी कैमरे में वहीं खड़े दिखाई दे रहे थे। इस बार प्रतीक ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा लिया था जो इस बार उसके आंखों के अलावा बाकी सब कुछ कवर कर रहा था। प्रतीक वैसे चाहता तो रुमाल निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि प्रतीक अपने चेहरे को पूरा सेफ्टी देना चाहता था। प्रतीक को डर था कि कहीं अगर किसी ने उसका मास्क किसी तरह अगर निकाल दिया तो वह एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन अगर उसके चेहरे पर यह रुमाल लगा रहेगा तो उसे मास्क हटाने के बाद भी कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ये सोचते हुए प्रतीक दरवाजे को नॉक करता है। प्रतीक को अंदर काफी सारे लोगों की आवाज आ रही थी, जैसे वहां दर्जनों लोग हो। एक चीज प्रतीक को साफ साफ सुनाई दी थी, तुम इतनी सुंदर लग रही हो निहारिका की जीजू तुम्हें देखते ही वहां फ्लैट हो जाएंगे। ये सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है, सिर्फ जीजू क्यों, यहाँ आए सारे लोग फ्लैट होंगे अब। टू बी कंटिन्यूड।